शुरू हुई बात प्यार और मुलाकात तक पहुंच गई। इसके बाद दोनों के दिल इस तरह मिले कि वह एक दूसरे के लिए हो गए। जी हां, 14 साल का पुराना आखिरकार अब शादी के बंधन में बंध ही गया। 7 समुंदर पार कर फिलीपीन से बूंदी आई मैरी ने आखिरकार वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अग्नि को साक्षी मानकर मुकेश शर्मा के साथ शादी बंधन में बंध गई हैं। दूल्हे के पड़ोसी ने दुल्हन के माता पिता बनकर विधि विधान से दोनों की शादी करवाई और इसके पहले दूल्हा और दुल्हन को बग्गी में बिठाकर बिंदौरी निकाली गई। वहीं दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ डीजे पर डांस कर जमकर थिरके और बताते चले कि फिलीपींस की रहने वाली मैरी के परिजनों की शादी के लिए मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद अपने प्रेमी मुकेश शर्मा से शादी करने के लिए 13 जून को 7 समुद्र पार कर बूंदी आई थी। सबका आशीर्वाद जीवन के लिए आगे प्रोत्साहित अच्छा बन अब पुनर्जन्म के किस्से कहानियां सुनने में बेहद रोचक लगते हैं। हिंदू धर्म और शास्त्रों में पुनर्जन्म का जिक्र होता है, लेकिन विज्ञान इसे नहीं मानता। गुजरात के बनासकांठा में एक बच्ची के पुनर्जन्म की दास्तां सुनकर लोग यकीन जरूर करने लगेंगे। देखिए इसी पर रिपोर्ट। एक बच्ची के पुनर्जन्म की अनोखी दास्तां। पांच साल की दक्षा को याद है पिछला जन्म। परिवार में सबसे छोटी है 5 साल की दक्षा। गुजरात के बनासकांठा में करीब 5 साल पहले दक्षा का जन्म हुआ। दक्षा जब तक बोलती नहीं थी तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब वो साफ शब्दों में कहती है कि ये उसका पुनर्जन्म। सुनिए आप भी दक्षा ठाकुर कैसे अपने पिछले जन्म की कहानी सबको सुनाती है। क्या नाम बच्चे? इधर तो दक्षा नाम है और उधर क्या नाम था? पिंजल नाम था। अच्छा, क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे मैं मर गई थी। कैसे? मेरे पर एक बड़ा सा ढाबा गिरा था वैसे। दक्षा का पिछला जन्म कहाँ हुआ और कैसे उसकी मौत हुई, ये सब आपको विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि दक्षा गुजराती परिवार में जन्म लेने के बाद भी हिंदी बेहद अच्छे तरीके से बोलती है, जिसके चलते हर कोई हैरान है, क्योंकि दक्षा ने अभी स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया है और घर में टीवी भी नहीं है। फिर सवाल ये कि उसने हिंदी बोलना सीखा तो कैसे? बोलती थोड़ी हिंदी। बचपन से ये बच्ची हिंदी बोलती थी। एक दिन हिंदी में बोली, उसकी माँ को पता नहीं चला। वो बोली थी मेरा बिस्तर कहाँ है। उसकी माँ समझ नहीं पाई और उसको डांटने लगी, जिसके बाद बच्ची रोने लगी। मैंने पूछा क्यों रो रही हो, तो वो बोली मम्मी मुझे बिस्तर नहीं दे रही है। इससे अच्छी तो मेरी दूसरी मम्मी थी। मैं सोच में पड़ गया कि उसकी दूसरी मम्मी कहाँ है, तो वो बोली अंजार में थी। फिर मैंने उससे सब पूछा तो वो बोली मेरी दूसरी मम्मी थी, पापा थे। 5 साल की है, पहले से ऐसा बोलती थी। हमें लगता था कि ऐसे ही बोलती होगी। कुदरत का चमत्कार है या कुछ और, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसने स्कूल भी देखी नहीं। परिवार का कहना है कि दक्षा ने जब बोलना शुरू किया तो उसने बताया कि वो कच्छ के अंजार की रहने वाली है और भूकंप के दौरान मलबे में दबकर उसकी मौत हो गई थी। उसका कहना है कि उसके पहले जन्म के पिता एक केक फैक्ट्री में काम करते थे। बच्ची हिंदी में एकदम साफ बोलती है, जबकि परिवार गुजराती है। ऐसे में उसकी भाषा को समझ पाना शुरुआत में परिवार के लोगों के लिए मुश्किल भरा था। नॉनपढ़ती बोलती, हिंदी को खबर पड़ती ना कि आटलो हिंदी में जम बोले। वो हिंदी बोलती है, मुझे कुछ पता नहीं चलता कि वो आखिर बोल क्या रही। वो कहती है अंजार में जन्म हुआ था, बाल मंदिर में पढ़ने गई थी, भूकंप आया तो वो मर गई थी, फिर यहाँ जन्म लिया। काफी लोग आते हैं, स्कूल नहीं भेजी है, फिर भी हिंदी बोलती है। वो हिंदी बोलती है, मैं समझ नहीं पाती। ना साल 2001 में गुजरात में आए विनाशकारी भूकंप में
कच्छ से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, लाखों लोग बेघर हुए थे। ऐसे में कई साल बाद बनासकांठा के एक छोटे से गांव खासा में जन्म लेने वाली दक्षा लोगों के बीच कौतूहल का मुद्दा बनी है। हालांकि अभी दक्षा के दावों की सच्चाई को परखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी जिस मासूमियत से वो अपने पहले जन्म की बात बताती है, वो यकीन को बेबस करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात बड़ी खबर की कर लेते हैं, जो कि लोकसभा स्पीकर से जुड़ी हुई है, क्योंकि कल 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर का चुनाव होगा और आज 12 बजे तक उम्मीदवार को अपना नॉमिनेशन दाखिल करना होगा। हालांकि स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार कौन होगा, इसका ऐलान भी अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि किसी भी वक्त एनडीए की तरफ से स्पीकर के उम्मीदवार का ऐलान किया जा सकता है। और सूत्रों की अगर माने तो एनडीए के सहयोगी दल टीडीपी ने बीजेपी के कैंडिडेट को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। सहयोगी दल ने साफ कह दिया कि जो एनडीए उम्मीदवार उतारेगी, जो बीजेपी उम्मीदवार उतारेगी, उनको समर्थन देंगे। तो लगभग 12 बजे तक ये समय बताया जा रहा है जब बीजेपी एनडीए की तरफ से उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन दाखिल किया जाएगा और कल होगा चुनाव। और आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन है। सदन में आज 263 सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और 12 बजे तक स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन होगा। इसके पहले 17वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अपना पद छोड़ दिया है। एनडीए की तरफ से स्पीकर पद को लेकर कई नेताओं की दावेदारी सामने आ रही है। हालांकि अभी तक किसी भी उम्मीदवार के नाम की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है और 18 जून को राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक भी हुई थी। भरसक इसी मसले पर डिस्कशन हुआ था। आज एनडीए के तरफ से उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। ये 4 तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि आज 18वीं लोकसभा के दूसरे दिन क्या होने वाला है। कल नवनिर्वाचितों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और आज बचे हुए सांसदों की शपथ दिलाई जाएगी। 263 है। उसके बाद स्पीकर का चुनाव कल होगा। आज नॉमिनेशन दाखिल किया जाएगा। उसके बाद ओम बिरला, जो कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया है। आज नए स्पीकर का संभवतः ऐलान किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, जहां दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर लगातार पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी जल मंत्री आतिशी की तबीयत देर रात अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताते चले कि 4 दिनों से दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर आतिशी का जल सत्याग्रह चल रहा था और कल आतिशी की तबीयत तरफ से यह दावा किया गया था कि डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें एडमिट होने की सलाह दी है। हालांकि उनका दावा यह भी था कि वो अपना संघर्ष जारी रखेंगी, लेकिन देर रात अचानक आतिशी की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। और नीट पेपर लीक मामले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही परीक्षा की तारीखों का ऐलान होता, वैसे ही आरोपियों ने परीक्षा को लुभाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। ग्रुप बनाकर आरोपी उन्हें पेपर पास करवाने का आश्वासन देते थे। आरोपियों ने यह भी बताया कि वो 4 तरह से छात्रों की मदद करने का आश्वासन उन्हें देते थे। पहला कि पेपर लीक करके, दूसरा पेपर में डमी परीक्षार्थी बैठाकर, तीसरा परीक्षा का सेंटर उनके हिसाब से दिलवाने का भरोसा और चौथा आश्वासन था परीक्षा के बाद दोबारा से उस छात्र की उत्तर पत्रिका लेकर सही जवाब लिखकर दोबारा जमा करवाने का भरोसा। ऐसा करने के लिए उन्हें कई छात्रों से लाखों रुपए ठगे थे। और अगली जो खबर है वो भी नीट मामले से जुड़ी हुई है, जहां महाराष्ट्र के लातूर से पुलिस ने एक और टीचर को हिरासत में लिया है। कल भी पुलिस ने जिला परिषद के एक टीचर को गिरफ्तार किया था। आरोपी जलील पठान को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया और आज फिर यह कार्रवाई आगे बढ़ते हुए एक की गिरफ्तारी बताई जा रही है। नीट मामले में जिला परिषद के टीचर को गिरफ्तार किया गया था। जलील पठान गिरफ्तार, अब संजय जाधव भी।
तो नीट पेपर लीक मामले में तमाम गिरफ्तारी हो चुकी है। महाराष्ट्र से जलील पठान की गिरफ्तारी, एक और गिरफ्तारी बताई गई है। अब बता दें कि उसे पूछताछ की गई थी, 7 दिन के लिए पुलिस को रिमांड भी दे दी गई है, उसे पूछताछ की जा रही है। तो ना सिर्फ गुजरात, ना सिर्फ महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से इसके नीट पेपर लीक के कनेक्शन लगातार नजर आ रहे हैं। कई राज्यों से मिलकर इस संगठन को तैयार किया गया था पेपर लीक माफियाओं का, और जैसे जैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है, कड़ी दर कड़ी जैसे खुल रही है इसमें, उसके बाद से नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं नए नए राज्यों से। और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी सोमवार को वाराणसी पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। उन्होंने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का कार्ड भी भगवान को भेंट किया और उनकी शादी के लिए मंगल कामना की। जिसके बाद नीता अंबानी गंगा आरती में भी शामिल हुई। दर्शन पूजन के बाद नीता अंबानी ने कहा कि मैं भगवान शिव को बेटे की शादी के लिए न्योता देने आई हूं। आपको बता दें कि अनंत राधिका की 12 जुलाई को शादी होनी है। गंगा आरती के बाद नीता अंबानी गोदौलिया स्थित काशी चाट भंडार पहुंची और जलपान किया। काशी विश्वनाथ धाम के लिए 1,51,00,000 और अन्नपूर्णा मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए दान भी किया। हर 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 महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां काशी विश्वनाथ धाम पहुंची थी रिलायंस चेयरपर्सन नीता अंबानी। आप देख सकते हैं जहां काशी में उन्होंने दर्शन पूजन किए। ये तस्वीर पहले आप देख सकते हैं, जलाभिषेक करते हुए शिव जी को, उसके बाद गंगा आरती में शामिल हुई, श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए, उसके बाद चाट भंडार में जलपान भी किया। वाराणसी का वैसे भी चाट भंडार बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और उसी का स्वाद चखते हुए तीसरी तस्वीर में आपको नीता अंबानी नजर आ रही हैं। बता दें कि 12 तारीख को 12 जुलाई को अनंत और राधिका की शादी है। उसी के प्रवेश में भगवान को न्योता देने के लिए काशी दर्शन के लिए पहुंची थी नीता अंबानी। तो आज अभी मैं बाबा के दर्शन करके आई हूँ और आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। जैसे आपको मालूम है हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। तो आज मैंने मेरे बच्चे अनंत और राधिका का निमंत्रण पत्र लेकर आई हूँ बाबा के चरणों में अर्पित करने के लिए। बहुत खुशी का समय भी है, पर ये यहाँ मैं 10 साल के बाद आई हूँ और यहाँ का बदलाव और विकास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी का समय भी है, पर ये यहाँ मैं 10 साल के बाद आई हूँ और यहाँ का बदलाव और विकास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, नमो घाट है और जो सोलर एनर्जी है यहाँ और स्वच्छता, ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है। हर हर महादेव। लास्ट टाइम आप आई थी अपने बर्थडे पर आई थी, हाँ। उसके बाद आपने बदलाव का जिक्र किया, लेकिन काशी के लोग भी चाहते हैं कि बनारस को ऐसी कोई निशानी रिलायंस इंडस्ट्री दे के जाए ताकि सालों तक लोग उसको याद कर सकें। हाँ, तो यहाँ तो मेरा बहुत काशी विश्वनाथ मंदिर में तो मैं दर्शन करने आई थी 10 साल पहले, बट मेरा कारीगरों के साथ बहुत सालों से रिश्ता है। मैं अभी इसके बाद गंगा माँ की आरती के बाद वहीं जा रही हूँ सब कारीगरों से मिलने। रिलायंस फाउंडेशन और स्वदेश के मीडियम से हम उन्हें लाइवलीहुड, रिस्पेक्ट और ग्लोबल रिकग्निशन देना चाहते हैं। हाँ, ज़रूर से मेरे बच्चे अनंत और राधिका के साथ मैं ज़रूर से आऊँगी यहाँ, एक बार शादी हो जाए उसके बाद। और बस मुझे तो ये माँ गंगा और भोलेनाथ बाबा अपने बच्चों पर और सभी भारतीयों पर उनका आशीर्वाद सदा रहे। और हर हर महादेव।
मैं 10 साल पहले आई थी और अभी यहाँ मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ गंगा आरती के टाइम आई हूँ और इतना अच्छा लग रहा है, इतनी शांति लग रही है मन में, बहुत ही सुंदर। दर्शन भी किए मैम आज बाबा विश्वनाथ के। मैम आप इन्विटेशन एक तरीके से लेके आई, यहाँ पर जो माहौल होता है पीएम मोदी जी और सब लोग आते हैं, अलग ही एंथुसियाज्म रहता है। क्या अनुभव हुआ आपको, अंदर से क्या फील है मैम, क्या कहना चाहिए? बस ये इतनी शक्ति है यहाँ और जो डिविनिटी में एक्सपीरियंस होता है दैट ओनली वन पर्सन कैन एक्सपीरियंस। थैंक यू। और अब आज झारखंड की कर लेते हैं। झारखंड के हजारीबाग में एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर ने दावा किया है कि उनके स्कूल के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए वो आरोप गलत है। स्कूल ने सभी नियम का पालन किया, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि प्रश्न पत्र लाने के लिए नेटवर्क गाड़ी का इस्तेमाल जरूर किया गया था। महज एक ड्राइवर के भरोसे संवेदनशील प्रश्न पत्र हजारीबाग भेज दिया गया था। पिछले दिनों प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच करने के लिए ईओयू की टीम हजारीबाग आई थी। स्कूल समेत कई जगह जो संदिग्ध थे वहां जांच की गई और जांच के दौरान यह पाया गया कि प्रश्न पत्र पैकेट से छेड़छाड़ की गई है। बड़े ही बारीकी से एनवलप के पीछे हिस्से को काटा गया। आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। हजारीबाग झारखंड फिलहाल स्कूल की तरफ से, ओएसिस स्कूल की तरफ से ये दावा किया गया है, जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत आरोप लगाए गए, लेकिन जो पेपर भेजा गया वो एक ड्राइवर के भरोसे भेज दिया गया। शायद ये गलती थी। स्कूल क्वेश्चन पेपर लाता है 5 तारीख को, जिस दिन एग्जाम होती है, और एग्जाम से 15 मिनट पहले क्वेश्चन पैकेज खुलता है। तो स्कूल की संलिप्तता कहीं यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। और जैसे आप सभी को मालूम है कि ये क्वेश्चन पेपर जैसे कि न्यूज में आ रहा है, जैसे कि कई सारे माध्यम से पता चल रहा है कि पटना में 4 तारीख को ही अवेलेबल था। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि 4 तारीख को तो क्वेश्चन पैकेट हमारे पास नहीं था, तो 4 तारीख को क्वेश्चन पैकेट जिनके पास था, 3 तारीख को क्वेश्चन पैकेट जिनके पास था, काइंडली आप जांच वहां करें। उधर हरियाणा के हिसार में नई ऑटो मार्केट में आदित बयानों को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हो रही हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा से नाराज कई संतों महंतों ने बरसाना मान मंदिर में महापंचायत लगाई। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ शुरू हुई महापंचायत में पंडित प्रदीप मिश्रा के ब्रज में प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। संतों के मुताबिक जब तक पंडित प्रदीप मिश्रा राधा रानी के मंदिर बरसाना में सशर्त माफी नहीं मांगेंगे, उन्हें ब्रज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही प्रदीप मिश्रा के खिलाफ साधु संत आंदोलन को भी तेज करेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा के ब्रज में प्रवेश पर रोक, राधा रानी से माफी मांगने तक ब्रज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे पंडित प्रदीप मिश्रा। ब्रज के साधु संतों की महापंचायत में तय किया गया है कि अगर प्रदीप मिश्रा बरसाना मंदिर में माफी मांगने आएंगे भी तो उन्हें बिना संतों महंतों की अनुमति की प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा भी वो ब्रज के किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रदीप मिश्रा जल्दी से जल्दी मीडिया पर क्षमा याचना करे, माफी मांगे और बरसाना आकर के राधा रानी के मंदिर में नाक रगड़े और कहे मुझसे गलती हो गई है। यदि वो क्षमा कर मांगने आएगा तो ही प्रवेश करने दिया जाएगा, और वो केवल दर्शन करने आएगा तो उसे प्रवेश भी नहीं करने दिया जाएगा। दरअसल एक कथा के समय पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर कई विवादास्पद बयान दिए थे, जिसकी वजह से ब्रज के साधु संत उनसे खफा हैं और इसी नाराजगी की वजह से उनके खिलाफ सोमवार को मथुरा के बरसाना में राधा रानी के मंदिर में महापंचायत बुलाई गई। अमेरिकी राज्य डकोटा में भीषण बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। इस दौरान भीषण बाढ़ की वजह से एक रेलवे ब्रिज भी बह गया है। सामने आए वीडियो में नदियों में उफान दिखाई दे रहा है। पानी के तेज बहाव की वजह से नदी पर बना एक रेलवे ब्रिज उसी नदी में समा गया। बाढ़ को देखते हुए आसपास के इलाके को खाली भी करा लिया गया है। तो बाढ़ का कहर आपको अमेरिका के डकोटा में दिखाई पड़ रहा है। तेज बहाव की वजह से आप देखिए कि चारों तरफ जलमग्न हो गया है। भारी बारिश से उफान पर कई नदियां वो दिखाई पड़ रही हैं। यहां तक कि बाढ़ की वजह से रेल ब्रिज भी बह गया है। महाराष्ट्र में सरेआम लड़की की हत्या की तस्वीरें सभी के जहन में हैं और इस बीच एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। इस बार सरेआम एक आदमी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई और इसी पर देखिए ये वारदात रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के वर्धा में एक सनकी ने दिन दहाड़े एक आदमी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। दिल दहला देने वाली इस वारदात का जो वीडियो सामने आया, उसमें वो सनकी एक बड़े पत्थर से सड़क पर पड़े एक आदमी पर हमला करता दिखा। वो एक के बाद एक कई बार भारी भरकम पत्थर को सड़क पर पड़े उस आदमी पर मारता रहा। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया, और इधर राजस्थान यूनिवर्सिटी में बने संविधान पार्क में ही गलत संविधान लिखा गया है। 19 जून को राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान पार्क का उद्घाटन किया था। गलत संविधान लिखने को लेकर छात्र नेताओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। संविधान पार्क में ही लिखा गलत संविधान, विवादों में देश का पहला संविधान स्तंभ, अविस्मरणीय पल की झलक में गलत संदेश, छात्र नेताओं का प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग। ₹3 करोड़ की लागत से राजस्थान की राजधानी जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी में बने हुए देश के पहले संविधान स्तंभ को संविधान की जानकारी के लिए बनाया गया था, मगर अफसोस की बात यह है कि संविधान स्तंभ के उद्घाटन के ठीक बाद यह विवादों में आ गया है। विवाद का कारण है इसके जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, ना ही निर्माण समिति ने ध्यान दिया। जो संविधान के प्रोविजंस हैं, अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं, उन्हें यहाँ पर गलत तरीके से दर्शाने की शिकायत जो है वो यहाँ के छात्रों ने और संविधान के विशेषज्ञों ने की है, जिसको लेकर के अब बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल राजस्थान यूनिवर्सिटी में 3 करोड़ रुपए की लागत से संविधान पार्क का निर्माण किया गया है। यहाँ स्तंभ पर संविधान के 22 भागों को लिखा गया है और इसमें घनघोर गड़बड़ियां की गई हैं। संविधान स्तंभ की डिजाइन बनाने वाले सिंसियर कंपनी के आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया और यूनिवर्सिटी की लापरवाही से संविधान की मूल भावना के विपरीत गलत तरह की जानकारी दिखाई गई है। अब देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक पार्ट 17 का जो आर्टिकल जो गलत लिखा गया था, जिसे आधी रात को जो है वो बदलने की कोशिश की गई, लेकिन छात्रों ने विरोध किया, जिसके बाद में ये निशान अब यहीं पर जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं अलग अलग आर्टिकल्स को यहाँ पर शो किया गया है। उच्च शिक्षा के सबसे बड़े संस्थान राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस की तस्वीर है, जहां पर एक देख पा रहे हैं कि संविधान स्तंभ के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स जो है वहां पर भी इसमें छेड़छाड़ जो है वो की गई है विरोध के बाद में। और इसके जो अक्षर थे, जो यहाँ पर जिस तरह का जिक्र किया गया था पार्ट 3 के आर्टिकल्स का, फंडामेंटल राइट्स और तमाम चीजों का, उसमें जो गड़बड़ी संविधान विशेषज्ञों ने पकड़ी, उसे जो है वो यहां पर रंगरोगन करके मिटाने की कोशिश की गई। मामले का खुलासा हुआ तो आक्रोशित छात्रों ने यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन कर विरोध जाहिर किया। NSUI और ABVP ने सामूहिक रूप से कुलपति सचिवालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मामले में सीधे तौर पर आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया और यूनिवर्सिटी की निर्माण समिति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और कुलपति से इस्तीफे की मांग की है। अनूप बरतिया का इतना प्रचार किया गया, जो बनाया आर्किटेक्ट की, उन्होंने फ्री में इसका निर्माण किया है। उन्होंने 3 करोड़ रुपए लिए ना, इस विश्वविद्यालय के जो 3 करोड़ रुपए छात्रों का पैसा है उनको लगाया है, और उसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं। संविधान को ही आप लोगों ने चेंज कर दिया। कहने का मतलब संविधान की प्रस्तावना है पंथ निरपेक्ष, धर्म अखंडता जैसे शब्दों का यूज नहीं किया गया। हम भारत के लोग हैं, ऐसा हम शब्द को हटा दिया गया। आप खुद जाकर देखिए, जो भाग है कि फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज का, उसको भी आप लोगों ने चेंज कर दिया। कहने का मतलब है बहुत सारी गलतियां हैं। जैसे आप खुद जाके देखिए, इमरजेंसी प्रोविजन है जो भाग 18 में आता है, उसको 17 कर दिया। यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में 32,000 छात्र पढ़ते हैं, उनको किस तरीके से आप संविधान पढ़ाना चाहते हैं? तो किस तरीके से आप लोग संविधान को प्रदर्शित करना चाहते हैं? कहने का मतलब है कि जो लोग इसमें शामिल है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसमें मांग करती है कि कुलपति का इस्तीफा लिया जाए और कुलपति पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि कुलपति के माध्यम से ही सारी कमेटियों का निर्माण किया गया था और वो जो कमेटी थी कुलपति के निर्देशन में काम कर रही थी। छात्रों का आरोप है कि जोधपुर यूनिवर्सिटी में भी ये गलती दोहराई गई है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में कुलपति ने जानबूझ के संविधान के साथ में छेड़छाड़ करवाई। हम पुरजोर रूप से अनुच्छेद का एक कार्यकर्ता इसकी कड़ी निंदा करता है और तब तक अनुच्छेद का कार्यकर्ता टिका रहेगा जब तक आप संविधान की प्रकाष्ठा को चैलेंज कर रहे हैं, आप संविधान की प्रकाष्ठा को बदलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं अपने हिसाब से इस विश्वविद्यालय को चलाऊं, कतई नहीं चलेगा कुलपति महोदय। जो भी लोग इस पूरे मामले में दोषी रहे उसको लेकर के जो यूनिवर्सिटी का छात्र है, चाहे वो ABVP हो, चाहे वो NSUI हो, सभी लोग एक जाजम पर आकर के पूरी तरीके से इस मामले के विरोध में जुट गए हैं और संविधान का जो स्तंभ बनाया गया है राजस्थान का पहला, वो चर्चाओं में आने की बजाय एक बार फिर से शुरुआत में ही विवादों में आ गया है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।
और अब बात पाली से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां पर आपको बताते चले कि नरेगा में एक फर्जी वाड़ा निकलकर सामने आया। दरअसल कुत्तों की फोटो लगाकर 9 मजदूरों की हाजिरी बताई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नरेगा में फर्जी वाड़े की बड़ी खबर है ये, जहां पर कुत्तों की फोटो लगाकर 9 लोगों की हाजिरी दिखाई गई। NMMS ऐप पर कुत्तों की फोटो को अपलोड किया गया। 15 अप्रैल को मेट ने मजदूरों की हाजिरी लगाई थी। फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद भी कोई एक्शन इस पर नहीं हुआ। रानी पंचायत समिति के सेदरिया गांव का ये पूरा मामला है। तो रानी पंचायत समिति के सेदरिया का मामला ये है कि 9 मजदूरों के प्रेजेंस पर कुत्तों की फोटो लगाई गई है। ना सिर्फ कुत्तों की फोटो लगाई गई बल्कि NMMS ऐप पर कुत्तों की फोटो को डाउनलोड भी किया गया। 15 अप्रैल को मेट ने मजदूरों की हाजिरी लगाई थी। फर्जीवाड़ा जब निकलकर सामने आया, हैरानी की बात तो ये है और सवाल भी यहाँ पे ये है कि फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बाद भी कोई एक्शन इस पर नहीं लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, नरेगा में जमकर फर्जीवाड़े का ये खेल आप देख सकते हैं कि 9 मजदूरों की प्रेजेंस पर कुत्तों की फोटो लगाई गई, ऐप से डाउनलोड किया गया। फर्जीवाड़ा जब सामने आया तो कोई भी एक्शन इस पर नहीं लिया गया। और वहीं आप खबर जयपुर से है, जहां 75 लाख के लूट की कहानी झूठी निकली। पुलिस कमिश्नर ने न्यूज़